हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ओके, देखो बेसिकली इसमें है क्या, हमारे पास सबसे पहले केमिस्ट्री की ही ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, इसके अंदर जो है हम जो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है, वो कौन सी टेक्निक से आ सकता है, उस सब की जो हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट हो वो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट रिजल्ट आए, उस स्टडी को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the experimental techniques and method of expressing the result in maximum possible accuracy is known as analytical chemistry. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की जो एक्सपेरिमेंट की टेक्निक्स है उसके बारे में डील करेगी, एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी। ये यहाँ पे मेन है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा इनकरेक्शंस नहीं है। ओके, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है कि जिसमें हम जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और उनसे हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इस वर्ड का फ़र्क है दोनों में, वैसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा दोनों में। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली क्या है कि कोई भी आयंस हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनकी हम डिटेक्शन करें, वो तो आता है अंडर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है कोई, या फिर आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके, ये तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो क्या है, इसमें हम जो है एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ आयंस। जैसे सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर सल्फेट आयंस प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है, हमें कौन कौन से डिटेक्ट हुए। और क्वांटिटेटिव में मैं कह रही हूँ कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है, लेकिन कितने प्रेजेंट है, कितना उनका अमाउंट है, वो आ जाएगी स्टडी अंडर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ different elements or ions present in solution। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें हम डिटेक्ट कर रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट या फिर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बात करेंगे अमाउंट की, जो आयंस या फिर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, अब इसका जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को। पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका बेसिक? इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस।
बेसिकली जो क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, इसमें जो है अभी मैंने बताया कि हम डिटेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इनऑर्गेनिक के अंदर हम केटाइंस और जो एनाइंस हैं किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो जो प्रेजेंट है उनको डिटेक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। बेसिकली डिटेक्शन करेंगे यहाँ पे किसकी, एक तो है केटाइंस, केटाइंस को हम बोल देते हैं बेसिक रेडिकल्स, एंड सेकेंड वन इज एनायंस, एनायंस को हम बोलेंगे यहाँ पे एसिड रेडिकल्स। किसी भी इनऑर्गेनिक सैंपल के अंदर जो आपको मिला है उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कितने वहाँ वो कितने के कौन कौन से वहाँ पे केटाइंस प्रेजेंट है और कौन कौन से एनाइंस प्रेजेंट है। केटाइंस को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेसिक रेडिकल और एनाइंस की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एसिड रेडिकल। ओके, अब ये जो डिटेक्शन करनी है, बेसिक जो प्रिंसिपल है इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो यहाँ पे 3 हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, solubility एंड कॉमन आयंस। पहले आपको इन तीनों के अगर मीनिंग क्लियर हुए तभी जो है हम इसको जो है स्टडी कर पाएंगे इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस को, बिकॉज जो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज सोल्यूबिलिटी एंड थर्ड वन इज कॉमन आयंस। वैसे तो ये तीनों के तीनों ही हमने जो है कंसेप्ट लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, बट फिर भी एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करके चलेंगे तभी हम जो है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की स्टडी जो है अच्छे से इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वन बात करें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की। अब देखो इसमें जैसे अगर मैं सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलती हूँ, उसे समझाती हूँ। अगर हम बात करें NaCl की, NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होके चेंज हो जाएगा आयंस में, यहाँ से NaOH प्लस HCl, एसिड एंड बेस आपके पास बन जाएंगे। मतलब कि ये जो NaCl है ये क्या है, ईजिली जो है आयनाइज हो जाएगा वाटर में जाके। जैसे ही हम NaCl क्या होता है, घर में जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, पानी ले गिलास के अंदर, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाले, विद इन सेकेंड्स के वो सारा का सारा डिजोल्व हो जाएगा। तो उससे जो है हम उसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिटरमिन कर सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल AgCl है, लेड क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, ये बहुत थोड़े ही सोल्यूबल होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बेसिकली काफ़ी कम सोल्यूबल होते हैं और इसीलिए इन सोल्ट्स को हम जनरली बोल देते हैं इनसोल्यूबल सोल्ट्स। ओके, लेकिन अगर हम रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री का यूज़ करें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से जो है ये पता चलता है कि कोई भी सोल्ट अगर आपके पास है, हम बात करें, कोई भी ऐसा सोल्ट नहीं है जो कम्प्लीटली इनसोल्यूबल हो वाटर में। मतलब कि चाहे मैं इसी की बात करूँ, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो जो है इसकी भी सॉल्यूशन के अंदर जाएगी, ये भी जो है वाटर में डिजोल्व होएगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टडी क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी सोल्ट नहीं होता जो कम्प्लीटली इनसोल्यूबल हो। दैट मीन्स कि जो इनसोल्यूबल सोल्ट है वो भी कुछ एक्सटेंट तक जो है वो वाटर के अंदर जाके सोल्यूबल होंगे। जैसे मैं इनको भी कह रही हूँ इनसोल्यूबल सोल्ट, इनसोल्यूबल का मतलब तो क्या कि डिसॉल्व नहीं हो रहे, बट स्लाइटली सोल्यूबल है, कुछ ना कुछ इनका जो प्रोपोर्शन है वो वाटर के अंदर जाएगा, ये सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो ऐसे सोल्ट इनको हम स्लाइटली सोल्यूबल या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट भी बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। ऐसे स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जो है लाइक AgCl है, बेरियम सल्फेट है, अगर हम इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कितने आयंस जो है, कितना सॉल्ट जो है डिसॉल्व हुआ है, रेट जो होगा उसका वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन के। मीन्स रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास
सोल्ट है, स्टार्टिंग में मैं क्या कह रही हूँ, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है, बट कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ वाटर के अंदर जा रहे हैं। तो जो हमारे पास अनडिजोल्व सॉलिड होगा और जो आयंस डिजोल्व हो गए सॉल्ट के अंदर आगे, उन दोनों के बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, बेसिकली इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल हम AgCl की बात करें, सबसे पहले सॉलिड है ये मेरे पास, हमने इसको वाटर में किया, AgCl सॉल्यूशन में चला गया, तो इनके बीच में जो है Ag पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा ये, इनके बीच में क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ओके, किसके बीच में, अनडिजोल्व सॉलिड सॉल्ट के बीच में और आयंस के बीच में, कि कितने जो सॉल्ट के है, उस सॉल्ट के आयंस हैं वो डिजोल्व फॉर्म में है और कितना जो है वो सॉल्ट आपके पास अनडिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो इसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक जो है इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोराइड आयंस और साथ में अनडिजोल्व जो सॉलिड सॉल्ट है उसके बीच में। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो राइट साइड पे कंसंट्रेशन होती है पहले हम उसे लिखते हैं, देन लेफ्ट साइड की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट के, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब अगले स्टेप में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज इक्वल टू K इंटू AgCl, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज इक्वल टू K इंटू AgCl। अब ये AgCl क्या है, ये अनडिजोल्व सॉल्ट है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसकी कंसंट्रेशन होगी, तो सॉलिड है, जब डिजोल्व ही नहीं हुआ तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो ये जो कंसंट्रेशन है इसकी सॉलिड AgCl की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर कितना भी आयंस वगैरह गए हैं उससे मैटर नहीं है, बस ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे इसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो पुट कर दो आगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज इक्वल टू K इंटू कांस्टेंट। अब ये के भी हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किसी और नंबर से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा ना। 2 एक नंबर कांस्टेंट नंबर है, 3 अगर 2 इंटू 3 6 भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ ना। सिमिलर वे में कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, तो हमें जो है एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। ये भी की है तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए KSP। अब यहाँ पे जो आपका KSP है, इस KSP को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। और जो ये है Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसको बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। वो है हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। क्लियर। अब जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी सॉल्ट की, देखो जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी वेरी करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो KSP की वैल्यू होगी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये सॉल्ट के जो टेम्परेचर है उसके साथ साथ जो है ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ओके, अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन की बात करूँ, आपके पास कोई भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, सपोज करो जनरल लेके चल रहे हैं, ये AXBY सबसे पहले सॉलिड है, फिर ये सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा, सॉलिड इन सॉल्यूशन, और आगे X A पॉजिटिव आयन प्लस स्मॉल y B नेगेटिव, ये आ जाएगा। तो इसके लिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फिर से जैसे ऊपर लिखा था, KSP इज इक्वल टू A पॉजिटिव और जो इसके आगे कोफिशिएंट होगा वो इसकी पावर में चला जाएगा। सिमिलर वे में B नेगेटिव, इसका जो कोफिशिएंट है Y वो इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है सॉल्ट का वो ये आ जाएगा आपके पास, KSP इज इक्वल टू A पॉजिटिव रेज़ टू पावर X, B नेगेटिव रेज़ टू द पावर Y। क्लियर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द, है क्या ये कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट में है आयंस की, प्रोडक्ट ऑफ
concentration of its ions in the saturated solution, okay, with concentration term raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of 1 mole of a substance। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डिफाइन हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर, की जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड। कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स क्या है ए पॉजिटिव के कितने आयन्स प्रोड्यूस्ड हुए और वाई क्या है बी नेगेटिव के आयन कितने प्रोड्यूस हुए ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे हम 1 मोल लेके चले सब्सटेंस का, उससे कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो कंसंट्रेशन टर्म की जो है पावर में चले जाएंगे। ओके, अब इसके बाद आगे बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product। अब देखो जो solubility product है इससे क्या है कि कोई भी आपके पास सॉल्यूशन में कितनी उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट जो है सॉल्युबिलिटी का वो है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अभी मैंने बात की थी ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि मैक्सिमम कितना वो सॉल्युबल हो सकता है, वो तो है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर हम बात करें ये आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसका KSP और ये है इसका आयनिक प्रोडक्ट। अगर हमारे पास जो है आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाता है, मतलब कि व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या होगा जो सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ में आए? आयनिक प्रोडक्ट, इफ आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसके केस में क्या होगा सब्सटेंस गेट्स प्रेसिपिटेटेड, सब्सटेंस जो है वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, अगर हमें जो है किसी भी सोल्ट की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता है कि वो कितनी सॉल्युबिलिटी है उसकी, तो उससे जो है हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलर वे में अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो उससे हम जो है सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि वाइसा वर्सा है। जैसे मैं NaCl की बात करूँ कंप्लीटली डिजोल्व हुआ है उसकी हमें सॉल्युबिलिटी पता है तो हम वहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई सोल्ट ऐसा है जैसे कि यही है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमें पता है तो वहाँ से जो है हम उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम पीछे एग्जांपल लेके चले थे AgCl का ही वही एग्जांपल लेके चले, अगर Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हम कहते हैं कि सपोज कर लो S जो है वो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की, ठीक है, तो जो कंसनट्रेशन Ag पॉजिटिव आयन कितना हुआ S, सिमिलर वे में क्लोराइड आयन जो है वो भी कितना होगा S होगा। KSP कैसे लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू है S, इसकी वैल्यू भी है S, ये मैं स्मॉल s लेके चल रही हूँ इक्वल्स टू S स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी S किसके इक्वल आ गई अंडर द रूट KSP, ये स्क्वायर है ना तो इसको स्क्वायर को जो सिंगल में चेंज करोगे तो दूसरी साइड क्या होगा रूट आ जाएगा। तो ये जो है दोनों में रिलेशन होगा, इसकी हेल्प से जो है अगर सॉल्युबिलिटी पता है हमें तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इफ़ हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नोन है तो उससे जो है हम सॉल्युबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेके चले, जैसे यहाँ पे ये तो था दोनों के ही 1 आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सपोज करो सेकेंड एग्जांपल में ये है जिरकोनियम फॉस्फेट, ये आयनाइज हो रहे हैं 3 Zr 4 पॉजिटिव प्लस 4
PO4 3 नेगेटिव। ओके, यहाँ पे भी हम सपोज करके चल रहे हैं वही सेम कि S जो है सॉल्युबिलिटी है, तो जो जिरकोनियम आयंस प्रोड्यूस हो रही है उनकी सॉल्युबिलिटी 3S, जितने आगे नंबर ऑफ आयंस लिखे हैं वही हो जाएगी सेम। एंड फॉस्फेट की अगर बात करूँ ये है 4S। KSP किसके इक्वल होगा, ZR4 पॉजिटिव, जो आगे होता है उसे हम पावर में लिख देते हैं, PO4 3 नेगेटिव, पावर आ जाएगी इसकी 4। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3S पावर 3 4S पावर 4। इसको सोल्व कर लोगे आप, सोल्व करने के बाद जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ओके, इस तरीके से करना है। अब अगर मैं इसी की किसी भी सोल्ट को जो है इस तरीके से यूज़ करके निकाल सकते हैं, जनरल रिलेशन लेके चले सभी के लिए जो सब में एप्लीकेबल हो आपके पास, वही ऊपर वाली सोल्ट लेके चलते हैं। जनरल जो लिया था वहाँ पे AX/BY XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव, यहाँ जाएगा। इफ़ S इज़ द सॉल्युबिलिटी, तो जो आपके पास A पॉजिटिव है, अब इसे जैसे यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे भी जनरल लिख के चलते हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। XY यहाँ पे ले लिया, सपोज कर लो AB, यहाँ P ले लो, इसको P पॉजिटिव चार्ज है और Q नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो AP पॉजिटिव जो है वो किसके इक्वल होगा, X है इंटू S। सिमिलर वे में B Q नेगेटिव Y इंटू S। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें इसके लिए, कैसे लिखा जाएगा, AP पॉजिटिव रेज़ टू पावर X, B Q नेगेटिव रेज़ टू पावर Y। इसकी वैल्यू है हमारे पास X इंटू S रेज़ टू पावर X, इसकी है Y इंटू S रेज़ टू द पावर X। तो इसको सोल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से X की पावर X, Y की पावर Y, ये Y है, और S की पावर X प्लस Y, यहाँ जगह X की पावर X प्लस Y, किसके इक्वल है KSP। यहाँ से आपको ये निकालनी है सॉल्युबिलिटी, इसको डिवाइड में ले जाओ, KSP डिवाइडेड बाय X रेज़ टू पावर X Y रेज़ टू पावर Y, ये आपके पास आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि कोई भी आपको बस ये जनरल जो फॉर्मूला है आपको ये ध्यान में रखना है। इसकी हेल्प से जो है हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और भी इस तरीके से लिख सकते हो, S इज़ इक्वल टू KSP X की पावर X Y की पावर Y, यहाँ पे है ना इसे उधर ले जाओ, सिंगल इधर लेके आना, तो 1 डिवाइडेड बाय X प्लस Y, ये आ जाएगा। ओके, अब आगे इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस देखते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस ऑफ KSP मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हम इसकी वो यूज़ भी करने वाले वो है इन प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अगर हमें जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू नोन है तो उसकी हेल्प से जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो मतलब कि अगर हमें प्रेसिपिटेशन की किसी भी सोल्ट की, हमारे पास कोई भी सोल्ट गिवन है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो प्रेसिपिटेट होगा या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आयनिक प्रोडक्ट उसका और एक पता होना चाहिए उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन प्रेसिपिटेट कर जाएगी, अगर वो नहीं है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से KSP की हेल्प से जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है एक और इफेक्ट आता है जो मैंने अभी पीछे बात की, सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया, थर्ड वन इज कॉमन आयन कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन वाला जो इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनके बेसिस पे जो है हम बेसिक रेडिकल्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स। ओके,
कि एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इस तरीके से लिख लो बस। इनऑर्गेनिक जो एनालिसिस हमें करनी है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स, ये जो है हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आगे थर्ड जो स्टडी करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, उसके बाद चलेंगे अपनी इनऑर्गेनिक एनालिसिस पे। कॉमन आयन इफेक्ट, अब देखो इसमें जो हमारे पास वीक आयंस, वीक एसिड्स होते हैं या फिर वीक बेसिस हैं, वो जो है वाटर में थोड़े से डिसोसिएट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सपोज करो जैसे हमारे पास वीक बेस है NH4OH, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस तरीके से हो जाएगा। ओके अब जो है हमने एक ली चैटले प्रिंसिपल, फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल, ली चैटले प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम जो है कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, कि कुछ एक या फिर दोनों आयंस जो है ऐड करते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे जो है NH4 पॉजिटिव आयंस ऐड करें इस इक्विलिब्रियम में, तो उससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे पास जो है कोई भी हम आयन ऐड कर रहे हैं, आयन ऐड करने से सपोज करो मैंने यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयन ऐड करें, उससे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ली चैटले प्रिंसिपल क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे ये क्या हो, इस इफेक्ट को अंडू कर दे, मतलब कि जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उसको जो है वापस से डिक्रीज कर दे। NH4 पॉजिटिव आयन की हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ मोर NH4 पॉजिटिव आयन, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट कि जो इसकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है वो वापस से जो है दोबारा से मेंटेन हो जाए, दोबारा से वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ली चैटले प्रिंसिपल बेसिकली होता है कि अगर हम जो है, जैसे यही रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ऐड करती हूँ, अमोनियम क्लोराइड ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ईजिली जो है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन जो है अमोनियम आयंस की इंक्रीज हो रही है इसके अंदर ऐड करने से। NH4OH के अंदर जब हमने NH4Cl ऐड करा तो उससे क्या होगा, अमोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, और जो कंसंट्रेशन है, अब जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है मतलब कि वापस से यही बन रहा है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब कि एक बार लिखती हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होगा आपको, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ dissociation of a weak acid or a weak base by the addition of another strong electrolyte containing a common ion। अब देखो इसे क्या कॉमन आयन इफेक्ट, सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब होता है रोक देना किसी चीज़ को, सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड और ए वीक बेस, कि हमने जो डिग्री है डिसोसिएशन की उसको सप्रेस कर दिया, उसको कम कर दिया, किसकी, किसी वीक एसिड या फिर किसी वीक बेस की, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर किसी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, कंटेनिंग द कॉमन आयन, जिसके क्या होने चाहिए, हमारे वीक एसिड या वीक बेस के साथ जो है कॉमन आयन मतलब कि सेम आयन होने चाहिए। ये वीक बेस था हमारे पास, इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी उसको हमने डिक्रीज कर दिया, कैसे, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करा और ये दोनों आपस में कॉमन आयन शेयर करते हैं NH4 पॉजिटिव आयन, जिससे क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी NH4OH की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके अब जो है हमने
सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को भी स्टडी कर लिया, कॉमन आयन इफेक्ट को भी स्टडी कर लिया। अब इन दोनों की जो एप्लीकेशन है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट को हम यूज़ करेंगे इन द सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल इनटू वेरियस ग्रुप्स, जो मैंने ये लिखवाई थी। सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल इनटू वेरियस ग्रुप्स, इसको जो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट दोनों की हेल्प से जो है हम कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक क्या याद रखना है यहाँ पे, अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड करेगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन होगी, और अगर हमें प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करना है तो उस केस में क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कम रहना चाहिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से। क्लियर। अब जो है हमने यहाँ पे आज जो बेसिक है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का बेसिक पढ़ लिया, कौन कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।